जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमें उम्मीद और विश्वास होगा कि इससे पहले वाली क्लास जो आप देखे होंगे 100% आपको समझ में आया होगा। ये वाली क्लास अगर आप देख लेंगे सीधा आपके दिमाग में जाने वाला है। क्यों? क्योंकि पूरा मैप के माध्यम से हम आपको चीजें समझाने वाले हैं। इससे पहले वाले में हमने पूरा संवैधानिक इतिहास के बारे में बताया था। आज की जो क्लास होने वाली है उसी के आगे हम लोग चलने वाले हैं। तो इस टॉपिक में आप देख रहे हैं जिस प्रकार से आपको रेगुलर क्लासेज मिलनी प्रारंभ हो गई हैं, तो उसमें जो है अब हम लोग शुरू किए हैं, किस विषय की शुरुआत किए हैं, तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की आज की जो हम लोगों की क्लास होने वाली है, ये क्लास सेकंड है, क्लास 2। पहली वाली क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, वो वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। तो उम्मीद और विश्वास है कि चीजें आपको समझ में भी आई होंगी और आगे भी आपको आएंगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से हमारे विदेशी व्यापारियों का भारत में आगमन हुआ, फिर विदेशी व्यापारी हमारे भारत में आए तो किस प्रकार से इन लोगों ने भारत को लूटा, घसोटा। सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन गया, उसमें अंग्रेज जो आए इनकी चोटाई क्या थी, इसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो अगर इसमें हम लोग बात करेंगे तो यूरोप व्यापारी की बात कर रहे हैं। तो यूरोप व्यापारी की अगर हम लोग बात करें तो पिछले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि इसमें जो है सबसे पहले नंबर पे हमने कहा था पा से पहला और पा से पुर्तगाली। ये कब आए थे? 1498 में आए थे। डा और चा दो शब्द अक्षर है, तो ये आए थे 1595-96 में। डच दूसरे नंबर पे, इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था। तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो अंग्रेज, ये कब आए थे? 1608 ईस्वी में। उसके बाद डेनमार्क वाले आए थे, देखिए इसमें 4 अक्षर है, डेनमार्क, ये आए थे 1616 ईस्वी में। सबसे फसड्डी फ्रांसीसी आए थे। कौन आया था? फ्रांसीसी, ये 1664 ईस्वी में आए थे। अब इसमें जब ये लोग आए तो ठीक है, अपना व्यापार वगैरह किए, क्या था कैसे था, तो इसके आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि जो मैप हमने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में, ये है आपका, ये आप देख रहे होंगे, इसमें एशिया, यूरोप, ब्रिटेन, ये सब आपको दिखने वाला है। ये है ब्रिटेन, अंग्रेज लोग, ठीक। उसके बाद ये है काला सागर, काकेशस पर्वत, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत। उसके बाद जो है इस तरफ आपका यूरोप है, ये यूरोप है। इधर हमने आपको अफ्रीका के बारे में बताया था। ये आपका एशिया महाद्वीप है। इसी में ही कौन है? इंडिया है आपका, ये इंडिया। इसी के साथ लोग व्यापार कर रहे हैं। किस चीज का व्यापार कर रहे हैं? तो मसालों का व्यापार कर रहे हैं। मसालों का व्यापार यूरोप व्यापारी कर रहे हैं। ये अपना इधर से आ रहे हैं और यहाँ पर भारत से मसाला लेकर के और फिर इसी रास्ते से जा रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि यूरोप व्यापारियों में सबसे पहले पुर्तगाली, और पुर्तगालियों में कौन आए थे? तो सबसे पहले पुर्तगालियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे। और उसमें एक व्यक्ति कौन था? तो जो व्यक्ति था वो था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जब भारत में आया तो हम बात करते हैं कि ये कब आया, तो ये 17 मई 1498 ईस्वी को जब ये भारत की धरती पर पहुंचता है, तो उस समय यहाँ का पैतृक उपाधि धारण करने वाला जो शासक था उसका नाम था जमोरिन। अब जमोरिन का था कि भैया ये दोनों प्राणी आसानी से जो है आराम से 3 तल्ला पे यहाँ बैठे थे, बढ़िया 3 मंजिला पे बैठ के झरोखा से सीधे समुद्र की तरफ देख रहे थे। अब जमोरिन की दुल्हन अर्थात उनकी पत्नी जिदिया गई कि भैया ये कौन जहाज लेके आ रहा है, हम इस पे टहलना चाहेंगे। भाई औरतों का मामला है, अगर वो जिदिया गई हमें हाउ चाहिए तो आपको देना ही देना है, नहीं सब मामला चौपटा है। अब जमोरिन बेचारे करें तो करें क्या। फिर ये आए और इसको लगा कि इधर को जहाज आ रही है। जमोरिन आए और दोनों प्राणी गए अपना
टहल वहल के आए, उनके ऊपर पानी उलचे, उनके ऊपर आए, थोड़ा पता नहीं पानी उलचने में कौन सा, लड़की लोग का यही सब मामला है, पानी उलचो है, ग्रीटिंग दो, ये सब तामा झामा, इसी में लोग खुश रहते हैं। अब वही हाल है, जमोरिन ने खुश कर दिया। जमोरिन ने जब खुश कर दिया तो उसी बीच अरब, ये अरब है, अरब के व्यापारियों से थोड़ा सा इसका झड़प हो गया। क्यों? एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है कि जब पुर्तगाली लोग भारत में आए थे तो सबसे पहले किसने इनका विरोध किया था? तो विरोध की अगर बात करें तो अरब व्यापारियों ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि जब इनका सामान ये खरीद रहे थे और ये डायरेक्ट सामान अब यहाँ से लाएंगे तो इनका सामान खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। अच्छा, सामान जो इंडिया में मिल रहा था ये सस्ता भी बहुत ज़्यादा मिल रहा था और यहाँ पे जो है बहुत महंगा सामान था। सामान का मतलब जो सामान ये 1000 में मिल रहा था वो तो यहाँ 21 रुपये में मिल रहा था। सोचिए इतना ज़्यादा मुनाफा। तो धीरे धीरे इनका अपना व्यापार चला। जमोरिन ने कहा वास्को डी गामा से, उसको जाके डांटा कि तुम भागो, आ जाओ, तुम चलो, आ जाओ, आ जाओ। उसको अपना बुला लिया। उसके बाद उससे कहा कि तुम कितना व्यापार करना चाहते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा तुमसे हम बढ़ा के लेंगे। इंडिया वाले थोड़ा सा लालची होते हैं बेचारे। उसने कहा ठीक है, आप जो बढ़ा दीजिए। अच्छा, दूसरी तरफ इनकी जो पत्नी थी वो अलग खुश थी क्योंकि वो नाव में टहली थी। उन्होंने कहा जाने दीजिए, जो कह रहा है आदमी, ठीक है कर दीजिए। तो यहाँ से जब वो मसाला लेकर के गया वास्को डी गामा, तो जब वापस ये पहुँचता है यूरोप में तो 60 गुना लाभ कमाया। जबरदस्त। ये बात पता चली ब्रिटेन के व्यापारियों को। अब यहीं से मसला शुरू होता है। जब ब्रिटेन के व्यापारियों को ये बात पता चली कि जो यूरोप के हमारे व्यापारी हैं वो सीधे भारत से व्यापार कर रहे हैं, तो यार अब हम लोग भी व्यापार करेंगे वहीं से ही। तो ये लोग जो है, यहाँ की ब्रिटेन की जो महारानी थी, कौन थी? एलिजाबेथ। ब्रिटेन की महारानी उस समय कौन थी? एलिजाबेथ। तो इन लोगों ने एलिजाबेथ से कहा, कौन? ब्रिटेन के व्यापारी, कि हम भी जो है व्यापार करना चाहते हैं। ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ। बगैर एलिजाबेथ से पूछिए, अब यहाँ के देश के लोग यहाँ पर थोड़ी नहीं व्यापार कर सकते हैं, कतई नहीं कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, एलिजाबेथ से ब्रिटेन के व्यापारियों ने पूछा, क्या पूछा? कि हम भी व्यापार करना चाहते हैं। ब्रिटेन के व्यापारी महारानी से इजाजत मांगे, महारानी से आज्ञापत्र मांगा। जब ये आज्ञापत्र मांगे तो एलिजाबेथ ने कहा ठीक है, आप बिल्कुल जाओ, व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले आप एक कंपनी बना लो। अगर आप कंपनी बना लेते हो तो यदि आपको इंडिया में या पूर्वी देशों में, किसी भी देश में, महाद्वीप में कोई दिक्कत होती तो कम से कम मुझे पता तो चलेगा कि मेरे साथ, मेरे कर्मचारियों के साथ, मेरे व्यापारियों के साथ ये सब हुआ। तो वही उसी समय यहाँ पर जो है इन लोगों ने क्या किया कि मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स, पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिटेन की पहली कंपनी का क्या नाम था? तो मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। भैया मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना जो होती है वो 1599 ईस्वी में। इसकी स्थापना ब्रिटेन के व्यापारियों के द्वारा की गई। किसके कहने पर इन लोगों ने किया? तो ये महारानी एलिजाबेथ के कहने पर इन लोगों ने किया। तो जब महारानी एलिजाबेथ ने इन लोगों से कहा और ये लोग भैया कंपनी बना लिए, तो जब ये लोग कंपनी बना लिए तो कंपनी बनाने के बाद अब ये भारत में अच्छी तरीके से व्यापार करेंगे, अब इनको कोई रोकने वाला नहीं है। तब जब ये कंपनी बनाते हैं तो ये लेके पहुंचते हैं महारानी एलिजाबेथ के पास। तो जब एलिजाबेथ के पास पहुंचते हैं तो आगे की इन्होंने क्या किया कि एलिजाबेथ ने उस पर अपना हस्ताक्षर मोहर कर दिया। जब हस्ताक्षर मोहर हो गया तो अब उसका नाम बदल के, हस्ताक्षर मोहर होता है कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जब हस्ताक्षर मोहर होता है 31 दिसंबर 1600 को, अब इसका नाम बदल जाता है। अभी तक इसका नाम था मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स, अब इसका नाम थोड़ा सा बदल जा रहा है। अब इसका नाम हो जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया
कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई। किसके द्वारा की गई? महारानी एलिजाबेथ के द्वारा की गई। किसके कहने पर की गई? तो एलिजाबेथ के कहने पर की गई। एलिजाबेथ के कहने पर क्यों की गई? क्योंकि इन लोगों को भारत के साथ और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी, इसको कितने वर्षों के लिए अधिकार पत्र मिल गया? तो इसको 15 वर्षों के लिए एलिजाबेथ ने कहा कि जाओ और तुम लोग 15 वर्षों तक व्यापार करना, 15 वर्षों तक व्यापार। अगर हमें लगा कि आपका व्यापार अच्छा चल रहा है, समय समय से आप मुझे टैक्स दे रहे हो, भाई सरकार को क्या चाहिए? आप व्यापार करिए दबा के, बस जीएसटी जो है उसका समय समय से आप देते रहिए, बाकी आप दबा के व्यापार करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप जीएसटी नहीं दोगे, टैक्स नहीं दोगे, सब मामला गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। तो 15 वर्षों के लिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार पत्र मिल गया। लेकिन अभी कोई व्यापारी भारत की धरती पर जलीय मार्ग से नहीं पहुंचा है। मतलब ब्रिटेन से कोई भी व्यापारी जलीय मार्ग से अभी भारत में नहीं पहुंचा है। जब ये पहुंचेंगे तब इनका व्यापार शुरू होगा। तो अब इसके बाद जो है कंपनी की स्थापना हो गई, ये लोग भारत में व्यापार करना प्रारंभ कर दिए। 1600 से लेकर के 1672 तक ब्रिटेन के व्यापारियों ने जबरदस्त तरीके से भारत को लूटा, और इस तरीके से लूटा कि ब्रिटिश सरकार की हालत खराब हो गई। लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं कि आगे इन लोगों का क्या प्रोसेस था, कैसे किस तरीके से भारत में आए। और ये मच्छर मार कहां बैठ गया भाई? चलिए, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जब ब्रिटेन के व्यापारी हमारे भारत में आए, कहने का मतलब है कि अब यहीं से हम लोगों का संवैधानिक इतिहास शुरू होता है। तो संवैधानिक इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो यहीं से शुरुआत हो रहा है। संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास हमने आपको पहली ही क्लास में पूरा स्ट्रक्चर बता दिया था, किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या है, कैसे है। पहली क्लास में ये सब हो चुका था। संवैधानिक इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो 1600 से लेकर के और 1950 जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता है। लेकिन अब इसमें दो प्रकार के शासन थे। दो प्रकार के शासन का मतलब ये हुआ, सबसे पहले भारत पर ब्रिटिश व्यापारियों का आगमन। चलिए, सबसे पहले हम लोग आगमन कराते हैं ब्रिटिश व्यापारियों का। हम लोग सबसे पहले भारत में आगमन कराते हैं। जैसे ही ब्रिटिश व्यापारियों का भारत में आगमन होगा, फिर उसी के बाद इनकी कहानी धीरे धीरे बदल जाती है। बदलती कैसे है? तो सबसे पहले आपको मैप के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। तो छोटा सा यहाँ बना देते हैं। देखिए, मैप के माध्यम से चीज़ें अगर रहेंगी तो 100% आप कभी भूलेंगे नहीं। कोई भी चीज़ अगर मैप के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं तो जो है आपके दिमाग में सीधा प्रवेश करेगा। ठीक, ये है ब्रिटेन। ये लोग लोग भारत में आ रहे हैं व्यापार करने के लिए। ये लोग भारत में व्यापार करने के लिए आ रहे हैं। ये जो है स्थान गुजरात का सूरत बंदरगाह है, सूरत बंदरगाह। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को होती है। सवाल पूछा जाता है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय भारत का मुगल बादशाह था, भारत का मुगल बादशाह अर्थात वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक उस समय था अकबर। कौन था? अकबर।
अकबर था। अकबर। अब देखिए कंपनी की स्थापना तो हो गई 1600 में। ये क्वेश्चन पूछता है कि किसके समय में ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश व्यापारी सबसे पहले भारत में आए, तो अभी आपको बताते हैं। अब क्या हुआ कि 1603 ईस्वी में 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ का सर्वर डाउन हो जाता है, फ्यूज उड़ गया इनका, एलिजाबेथ की मृत्यु। जैसे ही इनका फ्यूज उड़ा तो ब्रिटेन का नया राजा कौन बनता है? जेम्स प्रथम। ब्रिटेन का नया राजा कौन बनता है? जेम्स प्रथम। अब ब्रिटेन का नया राजा कौन बना? नया राजा जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम जैसे ही बना, इसने क्या किया कि जो 15 वर्ष की वैधता थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसने क्या किया? समाप्त कर दिया और कहा अब जाओ तुम लोग और धड़ल्ले से व्यापार करो। तो कंपनी के व्यापार को क्या कर दिया इसने? अस्थाई कर दिया। तो कंपनी के व्यापार को क्या कर दिया? अस्थाई कर दिया। अस्थाई कर दिया। अस्थाई कर दिया मतलब जो 15 वर्ष की जो वैधता थी उसको इसने क्या किया? समाप्त कर दिया। और जैसे ही इसने समाप्त किया, तुरंत ब्रिटेन के व्यापारियों ने दिमाग लगाया कि अब हम लोग यूरोपीय जो हमारे देश हैं, ये तो हमारे ही देश हैं, अगर सामान हम अभी तक यहाँ से ला रहे थे और अब हम धीरे धीरे विचार बना करके और सामान कहाँ से लाएं? भारत से लाएं, तो उम्मीद और विश्वास है कि सामान सस्ता भी मिलेगा, और जब सामान सस्ता मिलेगा तो मुनाफा भी ठीक ठाक आएगा। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया कि चलो ठीक है, अब हम किसी अपने दूत को भेजते हैं। तो जेम्स प्रथम ने अकबर के नाम का पत्र लेकर के, भाई 1603 ईस्वी में जब इनका फ्यूज उड़ता है ये एलिजाबेथ का, तो 1603 में उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था। तो अकबर के नाम का ही तो ये पत्र लिखेगा भाई, ये जो राजा है अकबर का ही, अकबर के नाम का पत्र लिखेगा। तो अकबर के नाम का पत्र देकर अंग्रेज व्यापारी किसको भेजता है? कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस को भेजता है कि जाओ अकबर के नाम का पत्र लेकर के और उसके दरबार में पहुंचना और बताना कि हम जेम्स प्रथम के दूत हैं और आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से ये निकल लिया, खट 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 खट, इसको अधिकार पत्र मिल गया। लेकिन कैप्टन विलियम हॉकिंस को भारत की धरती पर पहुंचते पहुंचते कई वर्ष बीत गए और उस बीच अकबर का सर्वर डाउन हो गया, अकबर की वहां मृत्यु हो गई। अब नया मुगल बादशाह कौन बनता है? चल बाबू, नया मुगल बादशाह कौन बन रहा है? नया मुगल बादशाह बनता है जहांगीर। कौन बनता है? जहांगीर बनता है। कैप्टन विलियम हॉकिंस निकलते हैं जहाज लेकर के। इनके जहाज का क्या नाम था? इनके जहाज का नाम था हेक्टर। इनके जहाज का नाम था हेक्टर नामक जहाज लेकर ये भाई साहब पहुंच गए कहां? खटाक से पहुंच गए सूरत। कब पहुंचते हैं? 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पे हेक्टर नामक जहाजी बेड़ा कौन उतारता है? कैप्टन विलियम हॉकिंस, पहला अंग्रेज। समुद्री मार्ग से अभी तक भारत की धरती पर कदम रखने वाला पहला कोई व्यक्ति था तो कैप्टन विलियम हॉकिंस था। स्थलीय मार्ग से तो लोग आए ही थे, लेकिन जलीय मार्ग के रास्ते भारत की धरती पर कदम रखने वाला पहला व्यापारी कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। जब ये भारत आता है तो उस समय मुगल बादशाह जहांगीर था, और जहांगीर उस टाइम इतना खुश था कि इसको व्यापार करने की तुरंत इजाजत दे दिया।
अच्छा ही भाई साहब खुश का थे, इनके खुश रहने का मामला ये था कि इनका बचपन का यार इनको मिल गया था। मतलब कि मेहरुन्निसा जिसके साथ इसने नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, सुसु से लेकर के और पूरा मैट्रिक, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और लास्ट में 7 फेरा होना था और उसका ब्याह किसी दूसरे से हो गया, क्योंकि अकबर चाह रहे थे कि जहांगीर का ब्याह मानबाई से हो और वो अलग अनारकली के गले डिस्को चल गया था और ये चाह रहा था कि हम अपने बचपन के यार भाई, उसको वचन दे दिया था, है ना। तो अब इसने कहा कि अब तो मामला ठीक नहीं है, तो इससे पहले मेहरुन्निसा का ब्याह हो गया अकबर के डांटने की वजह से, तो इसका ब्याह मानबाई के साथ हो गया, जो मानबाई से ही खुसरो का जन्म हुआ था। लेकिन 1606-7 के आसपास जो है उसकी मृत्यु हो जाती है अली कुली बेग की। मेहरुन्निसा के पिता का क्या नाम था? गयास बेग, और उनकी माता का नाम था अस्मत बेगम। अस्मत बेगम, ये आपको हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। अस्मत बेगम ने ही सबसे पहले गुलाब से इत्र निकालने की प्रथा सीखी थी और यह विधि केवल उसने अपनी पुत्री मेहरुन्निसा को ही बताया था। और इस टाइम जब उसका पति अली कुली बेग मर गया, उसका अंतकाल हो गया, तो अब वो खलिहर हो चुकी है। उसकी एक पुत्री है लाडली बेगम, तो उसी कला की वजह से वो जो गुलाब से इत्र निकालने की विधि, जो कला थी, ये केवल मेहरुन्निसा को ही उसने बताया था। इनकी माँ ने, इनकी माँ का, इनके पिताजी का नाम था गयास बेग और इनकी माता का नाम था अस्मत बेगम। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत में गुलाब से इत्र निकालने की विधि सबसे पहले किसके द्वारा सीखी गई? अस्मत बेगम के द्वारा या फिर मेहरुन्निसा के पिता या नूरजहां के, माता। तो ये नूरजहां इसकी वजह से अपना जीवन वगैरह अपना चलाती थी और हमीदा बानो बेगम की सेवा में वो आ गई थी राजमहल में, राजमाता की सेवा वगैरह अपना कर रही थी जीवन। लेकिन नवरोज का उत्सव का त्यौहार था, मेला लगा था भैया, और मेला में जहांगीरों बेचारे राजा थे, तो कहे चलो कम से कम देख आते हैं, कहीं माहौल गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं हो रहा है। अभी मेला देखने गए भैया और वहीं मुलाकात हो गई, और तुरंत ही नैनाचार हो गया खटाक से। और जो राजा ऐसे सीधे देखना शुरू कर दिए तो जितनी भीड़ थी सब हट गई। इसलिए हट गई क्योंकि राजा इधर देख रहे हैं, इसका मतलब कोई मामला है। सारी भीड़ हट गई और उधर मेहरुन्निसा अकेले कि आजा मेरे बचपन के यार। और भैया ये तुरंत देखिए चल चले गए महल में पहुंचे तो ये बेचारे एकदम खुश, ये इतना भयंकर खुश, इतना खुश। और यही बीच चुट्टा पहुंच गए। कौन? कैप्टन विलियम हॉकिंस। और ये ससुरा क्या किया, इससे इजाजत मांग लिया और जहांगीर ने बंद आंखें ला दस्तखत कह दी। अब वो क्या किया, बढ़िया A4 साइज का पेपर था और इसी पे बढ़िया से इसने दस्तखत कर दिया। लो, दस्तखत करके मोहर लगा दिया टकाक से और दे दिया कैप्टन विलियम हॉकिंस को कि जाओ तुम भारत में कचर के व्यापार करो। और ई चट्टा क्या किया, ऊपर लिखा, मैं जहांगीर आदेश देता हूं कैप्टन विलियम हॉकिंस को भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी वस्तु पर व्यापार करने का एकाधिकार पत्र दे दिया जाए, कोई इनको रोके ना। और तुरंत नीचे दस्तखत मोहर हो गया। तो भैया जब मोदी जी से आप लिखवा के लेके चले आओगे, बुलडोजर बाबा से लिखवा के चले आओगे, नीतीश चाचा से लिखवा के चले आओगे, तो आपका काम कोई रुकने वाला है? दरोगा, पुलिस या छोटे कर्मचारी आपका काम रोकेंगे? फटाक से आपकी एंट्री हो जाएगी। और ये गलत तरीके से व्यापार करने लगा। तो भारत की धरती पर कदम रखने वाला पहला ब्रिटिश व्यापारी कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो हेक्टर नामक जहाज लेके 1608 ईस्वी में कहाँ आया था? सूरत बंदरगाह पर। उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर। जहांगीर से इसने व्यापार की इजाजत ली। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो अकबर के समय में, क्योंकि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और उस समय हमारे भारत का मुगल बादशाह जो था उसका क्या नाम था? अकबर। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1608 से लेकर के 1772 तक कचर के व्यापार किए। जो भारत के व्यापारी थे इनसे मिलजुल करके, और अंग्रेज व्यापारी एकदम दबा के भारत को चूसे, और भारत को तो चूस ही रहे हैं। दूसरा काम कि जब ये वापस लौट के ब्रिटेन जा रहे हैं तो यहाँ का राजा अगर इनसे पूछ रहा है कि भैया कितना एक साल में टर्नओवर किए हो, ई चट्टा लोग, व्यापारी लोग किए रहते थे 10-20 लाख का टर्नओवर। कहते थे भाई 40-50 हज़ार रुपये टर्नओवर हुआ है, सब साला माइनस में जा रहा, कोई मतलब ही नहीं है। उसमें से 10,000 की गड्डी रास्ते में रहते समुद्रों में गिर गई, यही 30-35 हज़ार बचा है। तो यहाँ का राजा सोचता था ठीक है आज चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसी हम भी अपना ले लेते हैं टैक्स, बाकी तुम। लेकिन उस राजा को ये नहीं पता है कि व्यापारी लोग करोड़पति होते जा रहे हैं। वो तो एक दिन मामला पोल खुल गए कि राजा की जो पत्नी रानी थी वो गई दूरदुरिया चबाया उसान माई के, किसके यहाँ? वो बगल में उसका कर्मचारी था अर्दली, बस वहीं पोल खुल गई। उसका मकान बढ़िया टाइल्स पत्थर का लगा होकर, दुल्हन 5 तल्लक झुमकी, और ये रोल गोल वाला काम चला रही है वैसे टेम्पोरी।
और इनके घर में कराइन टूट के, प्लास्टर टूट टूट के गिर रहा है। अब गई वो भड़क गई, वहां से लौट के आई, तुरंत ही राजा को भड़क गई। तब राजा ने दिमाग लगाया कि इसका मतलब कि व्यापारी लोग चोरी कर रहे हैं। तब वहीं पर ब्रिटिश सरकार जो थी उसने, मतलब एक कहानी के माध्यम से आपको बता रहे हैं और यही सत्य भी है, और इसी आधार पे ब्रिटेन के जो राजा हुए उन लोगों ने अपने व्यापारियों को भारत में व्यापार करने से मना कर दिया। लेकिन 1608 से 1772 तक कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए, इसी प्रकार आप नोट्स बनाते चलेंगे, लिखते चलेंगे तो 1000% आपका तैयार हो जाएगा। और जब हम प्रश्नोत्तरी लेकर के आएंगे तो 1,00,000% आपके सीधा दिमाग में प्रवेश कर जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद तब हम लोग आगे चलते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे चलते हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। आगे का मतलब ये है कि 1608 से लेकर के और 1772 तक का क्या इतिहास है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अब तो 1672 से अगर हम लोग देखें, 1600 से लेकर और 1772 तक ये जो ब्रिटिश व्यापारी हमारे भारत में आए, किस तरीके से भारत को लूटा, कैसे था, क्या था, कौन कौन से कुछ प्रमुख युद्ध हुए, ये तो है ऐतिहासिक घटना, लेकिन इसको संविधान से जोड़ के हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि ये टॉपिक अगर आप, भाई देखिए, ये आपको पता होना चाहिए ना कि संविधान लागू कैसे हुआ भारत में, इतना तो पता होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन भी आता है, ऐसा नहीं केवल पता होना चाहिए, यहाँ से आपके सवाल भी आते हैं जितना टॉपिक हम आपको बता रहे हैं। तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि जब ये आए तो पहली घटना तो हम लोगों ने देखा 1599 का। 1599 में क्या था? मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स की स्थापना हुई थी। मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स की स्थापना हुई। 1600 में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1603 में एलिजाबेथ का सर्वर डाउन हुआ। एलिजाबेथ की मृत्यु हुई। 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आया। 1757 ये था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। प्लासी का युद्ध, 1757 प्लासी का युद्ध। अगला आपका आता है 1764 बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, ये दो युद्धों ने अंग्रेजों को भारत में अस्थायी होने के, एक तरह से कहा जाए तो, द्वार खोल दिए। प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें हमारे भारतीय नवाब लोग हार गए। बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें भी हार गए। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। लोग कन्फ्यूजिया जाते हैं। कन्फ्यूजिया इसलिए जाते हैं कि यार प्लासी का युद्ध 64 में हुआ था कि बक्सर का युद्ध 64 में हुआ था। तो ये आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम बता दें कि 57 पहले आएगा और 64 बाद में आएगा। तो जब 57 पहले आएगा और 64 बाद में आएगा तो पासे पहले और पासे प्लासी का युद्ध, और बासे बाद में और बासे बक्सर का युद्ध। लो, तुरंत याद हो गया खटाक से। अब जब इधर आपका याद हो रहा है तो प्लासी का जो युद्ध होता है, अंग्रेज की विजय हो गई। अंग्रेजों की विजय, अंग्रेजों की विजय हो गई। सिराजुद्दौला नवाब था, हार गया। सिराजुद्दौला की हार हुई। सिराजुद्दौला की हार हुई। अंग्रेजों का मनोबल मजबूत हो गया। अरे भैया, आपका प्री निकल जाएगा, पीटी निकल जाएगा, मेंस निकल जाएगा, इंटरव्यू के लिए और मजबूत आप हो जाओगे। उसी प्रकार कहीं ना कहीं अंग्रेजों की विजय हुई। जब अंग्रेजों की विजय हुई, ये चट्टा लोग का थोड़ा सा मनोबल बढ़ गया। प्लासी के युद्ध में सवाल पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों ने अपना पूरी तरह से आधिपत्य स्थापित कर लिया? तो बक्सर का युद्ध। ये जो बक्सर की लड़ाई हुई, इसमें मीर जाफर और मीर कासिम की हार हो गई। मीर जाफर
और मीर कासिम हार गए बेचारे। कासिम की हार हो गई। यहां पर भी अंग्रेजों की विजय हो गई। अंग्रेजों की विजय हो गई। यहां पर भी जब अंग्रेजों की विजय हो गई तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हो गई। जब भारत में अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हो गई तो ये चट्टा लोग अपने हिसाब से दिमाग लगाना शुरू कर दिए। और इस समय हमारे भारत का मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। इस टाइम भारत का मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। भारत का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। और ये चट्टा कहीं ना कहीं जाकर के अंग्रेजों से संधि कर ली। अंग्रेजों से ये मिलजुल गया और मिलजुल गया, यहां तक तो मामला ठीक था। जब इसने इलाहाबाद की संधि कर ली अंग्रेजों से 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हो जाती है। इलाहाबाद की संधि हो जाती है किसके मध्य? मुगलों के मध्य और अंग्रेजों के मध्य। मुगलों की तरफ से कौन था? शाह आलम द्वितीय। भाई अंग्रेजों की तरफ से तो उस समय नवाब बनने जा ही रहा है रॉबर्ट क्लाइव का नेतृत्व था। इलाहाबाद की संधि हो गई। जैसे ही इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई तो तुरंत रॉबर्ट क्लाइव को मौका मिल गया भारत में अस्थायी होने का। और इसी के बाद जो है अंग्रेज लोग भारत में टैक्स वसूलना शुरू कर दिए। और जब अंग्रेज लोग भारत में टैक्स वसूलना शुरू कर दिए तो कहीं ना कहीं अब अंग्रेजों की स्थिति भारत में मजबूत हो गई। मतलब कि इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों ने भारत में क्या किया? टैक्स वसूलना प्रारंभ कर दिया। मेहनत हम कर रहे हैं और ये चट्टा लोग जो है अलग मौसम बना रहे हैं। अंग्रेजों ने टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। इसी संधि के बाद अंग्रेजों ने भारत पर टैक्स वसूलना प्रारंभ कर दिया। जब अंग्रेजों ने भारत पर टैक्स वसूलना प्रारंभ कर दिया तो इसी समय 1765 ईस्वी में क्या होता है? द्वैध शासन लागू हो गया। 1765 ईस्वी में बंगाल में क्या लागू होता है? द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया। अब द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? दोहरा शासन। दोहरा शासन में क्या था? एक तो अंग्रेज टैक्स वसूलना शुरू कर दिए और दूसरे मुगल बादशाह टैक्स वसूलते थे। तो दो लोग मौसम बनाना शुरू कर दिए। अब भारतीयों के लिए बड़ी दिक्कत की बात हो गई। भाई भारत में दिक्कत की इसलिए बात हो गई, जो मुगल बादशाह उसने कहा कि टैक्स वसूलो। तो जब बादशाह नहीं रोकेगा, जब राजे नहीं, प्रधानमंत्री नहीं रोकेंगे तो नॉर्मल आदमी के बस की कोई मतलब ही नहीं है। अब इसी बीच क्या होता है? 1765 में ही बंगाल का नवाब बनता है, बंगाल का पहला गवर्नर बना। बंगाल का पहला गवर्नर बना। कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला नवाब कौन बनता है? रॉबर्ट क्लाइव। देखिए ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये है बंगाल। ये वाला जो क्षेत्र था, ये मुगल शासक यहाँ रहते थे दिल्ली में, इधर नहीं जाते थे। इस तरफ पुर्तगाली का कब्जा था, पुर्तगाली भी उधर नहीं जाते थे। पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को पश्चिमी तट पे रुकने नहीं दिया, तो ये लोग भाग करके सीधे कहाँ पहुँच गए? बंगाल में। और बंगाल का अपने आप को इका घोषित कर लिए, गवर्नर घोषित कर लिए। गवर्नर है ना, जैसे लोग गाँव वगैरह में कहते हैं, अरे का बड़का गवर्नर हो गए हो, का बड़का महारानी विक्टोरिया हो गए हो, बड़ी विक्टोरिया, बड़े गवर्नर। तो मतलब ये जो गवर्नर का पद है, ये अंग्रेजों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पद था, भारतीयों के लिए बहुत भारी भरकम था। अब क्या हुआ? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बन गया। कब? 1765 ईस्वी में। 1765 में ही बंगाल द्वैध शासन लागू हुआ।
1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और इसी संधि के बाद अंग्रेजों ने जो है भारत में टैक्स वसूलना प्रारंभ कर दिया। और संधि का इजाजत किसने दिया था? तो मुगल बादशाह उस समय चट्टा कहीं का था, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने कहा कि अरे हम भी लूट रहे हैं, तुम लोग भी अब जबरदस्त भारत को लूटो। और उसके बाद जो है भारत की स्थिति और दशा और दिशा बदल गई। इस बीच जो है इसके बाद ये लोग गवर्नर लोग अपना मनमानी करना शुरू कर दिए। तो 1765 से लेकर के हम आपको बता दें कि 1772 तक, 1765 से 1772 तक गवर्नर का पद चलता रहा, गवर्नर का पद रहा। 1772 में गवर्नर का पद समाप्त हो गया। 1772 में इसलिए गवर्नर का पद समाप्त हो जाता है क्योंकि ब्रिटिश सरकार को ये बात पता चल गई कि जो अंग्रेज लोग हैं वो मतलब कि ब्रिटिश सरकार को वहाँ के जो व्यापारी हैं भारत में आए हैं व्यापार करने के लिए, उसको ये पता चल गया, ये चोरी करना शुरू कर दिए हैं। अब इन लोगों से कहा कि एक काम करो तुम, अब भारत में तुम लोग व्यापार मत करो, अब हम कंपनी बनाएंगे और कंपनी के अनुसार भारत में व्यापार होगा। पहले कंपनी बनाएंगे तब उसका व्यापार होगा। ऐसे अगर तुम लोग व्यापार करोगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक होगा। हमारे लिए नुकसानदायक का मतलब ये है कि तुम लोग सोच करोड़पति बनते चले जाओगे और हम पता लगे कि महल से रोड पे आ जाएंगे, सब मामला गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। और तुम रोड से महल में चले जाओगे और महल से रोड पे आ जाएंगे। तो एक काम करो, अब हम एक कंपनी बनाएंगे और उस कंपनी के आधार पे तुम लोग भारत में व्यापार करोगे। वहीं पर कंपनी का वो अधिनियम आता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को नियंत्रित करना, किसी चीज को नियंत्रित करना। तो जो ब्रिटिश व्यापारी भारत में आए थे, इनके व्यापार को ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाएगा ताकि ये लोग मनमानी व्यापार ना करें, क्योंकि उसमें हमारा नुकसान है, मतलब ब्रिटिश सरकार का नुकसान है। जब कंपनी आई 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, तो इसका नाम रख दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को नियंत्रित करना। आप सिलेंडर में देखे होंगे, गैस सिलेंडर के ऊपर रेगुलेटर लगा होता है, उसको आप खोलते हैं बंद करते हैं तो गैस को क्या करता है? नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। तो इसी प्रकार इसका नाम ही रख दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट। जब ये आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उस समय बंगाल के गवर्नर जो थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग को कहा गया कि अब आप बंगाल के गवर्नर नहीं रहोगे। वारेन हेस्टिंग ने कहा तब कहाँ रहेंगे? तो इसको पता चला कि अब हमारा पद थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। इनको ये नहीं पता था कि अब हमारे ऊपर ब्रिटिश सरकार नवाबी करेगी, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी तक तो हम चुट्टाई कर रहे थे, अब हम चुट्टाई हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो 1772 में बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त होता है। उसी समय बंगाल में द्वैध शासन समाप्त होता है। वहाँ का नया जो है गवर्नर जनरल बनता है, नया पद गवर्नर जनरल का आता है। और तीनों प्रेसिडेंसियों में इसको कानून बनाने का भी अधिकार दे दिया जाता है। वो उस समय तीनों प्रेसिडेंसी कौन थी? तो एक बंगाल प्रेसिडेंसी थी ये, और एक यहाँ पर बम्बई प्रेसिडेंसी थी, और यहाँ पर एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी। तो ये आपका बम्बई है, बम्बई, ये बंगाल ही है, और ये आपका मद्रास है, मद्रास। ये तीनों प्रेसिडेंसी, ये तीनों प्रेसिडेंसी का मुखिया किसको बना दिया गया? वारेन हेस्टिंग को। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो वारेन हेस्टिंग्स हुआ। वही अंतिम गवर्नर था और वही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन गया। और तीनों प्रेसिडेंसी में इसको कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। और इसी समय समझिएगा, इसी समय बंगाल में पहली बार बंगाल के कोलकाता में न्यायालय की स्थापना हुई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 ईस्वी में भारत में पहली बार क्या होता है? न्यायालय की स्थापना होती है। वही उस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, वही उस समय हाई कोर्ट था, और वही उस समय सुप्रीम कोर्ट था। सब कुछ वही था, अलग कुछ नहीं था। 1772 में ही समाप्त हो गया बंगाल में द्वैध शासन। कहीं ना कहीं भारतीयों को ये लगा कि ये जो अधिनियम आया है ये हम लोगों के लिए थोड़ा बहुत फायदेमंद रहेगा। तो भारतीयों ने कहा चलो ठीक है देखते हैं कुछ।
लेकिन अंग्रेज लोग हमारे भारतीय लोगों को इतना बरगला करके, इतना पटा करके अपने बस में कर लिए थे कि कहीं ना कहीं भारतीय बेचारे परेशान हो गए। इनको कपड़ा देके, समोसा दे करके, चाय पिलाकर, अरे सारा जितना पश्चिमी कल्चर है वो सब लेकर के चले आए। पश्चिमी फास्ट फूड जितना था, फास्ट फूड नहीं, फाट फूड जितना था वो सब ला के दादा वादा को दे दिए। अब दादा वादा रस पी के एकदम मतुआए रहते थे। अब जब वो चाय पिए तो उसमें कैटीन, कैरोटीन और फलाना धमाका उसमें हैं के मात्रा है, जो मौसम थोड़ा सा स्फूर्ति लाया। अब इनका अलग मौसम बनने लगा। अब दादा बच्चे 40 साल 80 साल के थे जब ये जीन्स और टी शर्ट और टोपी लगाए तो सीधे 40 साल के हो गए। घर पे पहुंचे, दादी कंफ्यूज। वो तो जब चेहरा देखी तब पता चला कि ई तो जल्लाद कहीं का बिजको पड़ा है, ई तो कैसे लौंडा बना टहल रहा है। दादा भड़क गए, कहीं ज्यादा बोले ना, नहीं तोरे लिए घंघरी ले आओ, गए नोग लिए ले, वो 40 साल के। अब दोनों जने अलग मौसम बना रहे हैं। तो आप भारतीय भी हमारे पड़ चुके हैं बेचारे, और अंग्रेज तो मनमानी कर ही रहे हैं। तो हमारे भारत में यहीं से कंपनी का शासन क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए। अब इसके आगे हम लोग शुरुआत करते हैं सीधा रेगुलेटिंग एट 1770, मतलब कि भारत पर अब कंपनी का शासन प्रारंभ हो गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इन लोगों का शासन भारत पे चलता है, और दोनों में हम लोगों को क्या पढ़ने हैं। तो भारत पर ब्रिटिशों का शासन प्रारंभ होता है। भारत पर ब्रिटिशों का शासन। तो भारत पर ब्रिटिशों का जो शासन है वो 1773 से 1947 तक। इसमें जो है दो आधार पे हुए, दो आधार पे समझने का प्रयास करिएगा। हमने आपको बताया था कि भारत पर कंपनी का शासन था, उसमें कौन कौन से अधिनियम आए थे। फिर क्राउन का शासन, लूट दोनों ससुरे मिलजुल के रहे हैं, है ना। उसमें केवल और केवल भारतीयों का नुकसान हो, भारतीयों का 1% फायदा नहीं है। एक तो सिस्टम इनका बन रहा है चट्टा का काला रंग से, इसलिए इनको लिखेंगे कि भारत पर ब्रिटिश कंपनी का शासन 1773 से 1853 तक। देखिए इसमें पहला अधिनियम जो आता है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद अगला आपका आता है 1781 का एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसमें ब्रिटेन का पीएम पिट्स था और ये इंडिया में आया, तो इसलिए इसका नंबर रख दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद 1793 का एक्ट। उसके बाद 1813 का अधिनियम। उसके बाद 1833 का अधिनियम। अंतिम में जो आता है 1853 का अधिनियम। देखिएगा अब ये जो है कहीं ना कहीं ये जो 1773 का और ये आपका जो है 1853 का, ये कंपनी का अंतिम अधिनियम था। कंपनी का अंतिम अधिनियम था। ये कंपनी का अंतिम अधिनियम था। और ये जो था ये कंपनी का पहला अधिनियम था। पहला
अधिनियम था। उसके बाद अब अगला जो हमारा आता है भारत पर क्राउन। देखिए ये अंग्रेजे हैं, इसे थोड़ा अलग ही दिमाग लगा रहे हैं भाई, इसमें नुकसान तो मेरा हो रहा है, मेरा का मतलब भारत का हो रहा है, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन कंपनी यह अंग्रेज लोग थे, अब क्राउन के हाथ में शासन जा रहा है तो वो अंग्रेज लोग हैं। ये लोग थे कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा सा सहूलियत मिल रही थी, ये लोग जब आ गए तो एकदम डिस्टर्ब कर दिए, इतना डिस्टर्ब कर दिए कि हम लोगों ने संविधान की मांग करके और संविधान सभा बना करके और अंत में संविधान लागू हो कर दिया और इनको कचर के भारत से हम बाहर कर दिए। क्राउन ब्रिटिश या आज का शासन 1858 से 1947 तक, 1858 से लेकर 1947 तक का जो शासन रहा है वो किसका रहा है? क्राउन या ताज या ब्रिटिश का शासन रहा है। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा अधिनियम है इसमें। तो इसमें सबसे पहले 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, 1861 का अधिनियम, उसके बाद 1862 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया। 1900 1947 का अधिनियम, ठीक। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ, ब्रिटिश या ताज का शासन प्रारंभ हुआ, उसमें पहला अधिनियम जो आता है 1858 का और अंतिम अधिनियम जो आता है वो आप देख रहे हैं कि 1947 का। 1947 का अंतिम अधिनियम था और इसी अधिनियम के बाद भारत विभाजन हो गया। और जैसे ही भारत विभाजन होता है तो एक तरफ जो है पाकिस्तान बनता है और दूसरी तरफ जो है वो भारत बन रहा है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान में आज हम लोगों ने कौन सी क्लास पढ़ ली? दूसरी क्लास पढ़ ली। दूसरी क्लास इसमें हो गया। तो क्लास फर्स्ट आप लोग जाके आराम से देखिएगा, क्लास फर्स्ट, और उसके बाद क्लास सेकंड, क्लास सेकंड, और अगली जो क्लास आपकी होगी वो क्लास थर्ड होगी। अब क्लास थर्ड की अगर हम बात करें तो उसमें हम लोग बहुत शानदार तरीके से इसके बारे में पढ़ेंगे कि 1781 में कौन कौन सी घटनाएं घटी, 1784 में कौन कौन सी घटनाएं घटी, उनकी व्याख्या और उनको रटेंगे। 1793 में क्या हुआ, 1813 में, 1833 में, 1853 में कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसमें संविधान की थोड़ी बहुत झलक दिखती है, कौन सा ऐसा अधिनियम था जो पूरी तरह से संवैधानिक इतिहास मतलब संविधान का दस्तावेज कहा जाता है, वो कौन सा अधिनियम था जिस अधिनियम के तहत भारतीय लोगों को प्रतियोगी परीक्षा में बैठने का अवसर मिला। लेकिन किसके कहने पर, वो चट्टा कौन था जिसके कहने पर हम भारतीयों को प्रतियोगी परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया, उस चट्टा को यहाँ पर हम लोग पकड़ लेंगे। और किस अधिनियम के तहत भारतीयों को प्रतियोगी परीक्षा में बैठने का अवसर दिया गया। और सत्येंद्र नाथ टैगोर हमारे भारत के पहले हीरा थे, पहले कोहिनूर थे, जो जाकर के विदेशों में, ब्रिटेन में और फर्स्ट रैंक लाने वाले पहले व्यक्ति थे, जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये जो थे अंग्रेजों की कार्यकारिणी में बनने वाले पहले मुख्य सलाहकार थे, लेकिन सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे ये हमारे भारत के पहले ICS थे। किस सन में इन्होंने पास किया था, किस प्रकार से भारत की स्थिति जाकर के ब्रिटेन में चमकाया था,
इसी के बाद जब ये क्राउन का शासन शुरू होता है तो सीधे महारानी विक्टोरिया अब यहाँ की नई मुखिया बनती हैं और उनके हाथ में पूरे भारत का प्रशासन आता है। फिर 58 में क्या हुआ, 61 में क्या हुआ, 62 में क्या हुआ, 92, 1909, 1919, 1935 और 1947। क्यों 1935 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्यों इसको भारत का लघु संविधान कहा जाता है, ये सारा सब कुछ हम आपको इसमें बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर और आपके कोई सुझाव होंगे तो आप फटाफट उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जिस प्रकार से हिस्ट्री की क्लास आपको रेगुलर मिल रही है, पॉलिटी की क्लास रेगुलर मिल रही है, साइंस की क्लास रेगुलर मिल रही है, इकोनॉमी की क्लास रेगुलर मिल रही है, मैथ रीजनिंग हिंदी की क्लास रेगुलर मिल रही है, उसी प्रकार से यूट्यूब चैनल पर आपको सारी कक्षाएं पूरी कंप्लीट जो है सारे विषय आपको मिलेंगे, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क। कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई शुल्क नहीं, पूरा वीडियो एकदम आप फ्री पढ़िए और एकदम शानदार तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।